हे गाइस, आपका मिस्टर लॉजिकल एजुकेशन में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम करने वाले पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1। दोस्तों, मैं अब आपको लेसन जो है वो डिटेल में नहीं सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एकदम कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करके दूंगा। आपको अगर मेरा शॉर्ट वीडियो देख लिया तो आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने के बाद आपको लर्न अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सिर्फ एकदम ये देखे एकदम ध्यान देके सिर्फ देखिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की नोट्स। दोस्तों, मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की नोट्स भी प्रोवाइड कर दी है। आप सिर्फ उसको देखिए, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट पेज कैम वीडियो है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सॉरी। दोस्तों, लेसन नंबर 1 हमारा है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमको 3 जो है उस पर फोर्स करना है। पहली है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और हमारा तीसरा जो है दोस्तों रोल ऑफ जुडिशियरी। दोस्तों, इनमें भी कुछ ABC सब पॉइंट्स है, वो मैं आपको एकदम शॉर्ट्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा लेसन रीड करते बैठा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, लेकिन शॉर्ट में भी समझ में आ जाएंगे क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। दोस्तों, हम हिस्ट्री का हमारा ये जो पैराग्राफ है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। दोस्तों, इसमें बता गया है द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस थी ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट। दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो हमको लोकल गवर्नमेंट का ओवरव्यू करती है। मतलब क्या दोस्तों, इस साल हमें सिर्फ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स और ये 4 लेसन पढ़ने, 5वां रिड्यूस हो चुका है। तो दोस्तों, हमको मतलब ये सब इलेक्शन का टाइप है, पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं उसका ये टाइप से। तो दोस्तों, हमें सिर्फ यही सीखना है। और इस लेसन में हम डेमोक्रेसी सीखने वाले हैं, दूसरा सीखने वाले सोशल जस्टिस, तीसरा सीखने वाले जुडिशियल सिस्टम। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं सीखना पॉलिटिकल मैच्योरिटी। दोस्तों, पॉलिटिकल मैच्योरिटी में हमें राइट टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी और RTI सीखना है। दोस्तों, पॉलिटिकल मैच्योरिटी में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब मैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपको बता देता हूं सब एकदम शॉर्ट में, जो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस पैराग्राफ में बता गया है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक जन से नहीं चलती। हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारे ये होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं, जैसे 29 स्टेट्स के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, वो सब होते हैं। मतलब इंडिया जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। और हम जो है मतलब सामान्य आदमी, मैं मराठी हिंदी मिक्स कर रहा हूं, मतलब हम कॉमन पीपल जो है दोस्तों, उनका डायरेक्टली लोकसभा राज्यसभा में डायरेक्टली मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहता है, मतलब हम डायरेक्टली उनको वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतना इंट्रोडक्शन कोई नहीं पूछता। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा फर्स्ट है राइट टू वोट। दोस्तों, अब एज ए इंडियन सिटीजन हमें सबको राइट टू वोट की ये मिलती है, मतलब हम सब राइट टू वोट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। आपको दोस्तों सबके 4 पॉइंट्स प्रिपेयर करने। दोस्तों, फर्स्ट, द पर्सन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर हैज राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, सेक्स एंड वेल्थ। दोस्तों, मतलब जो 18 साल के ऊपर का है लड़का, उसको वोट करने की पूरा अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि ये शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, काला है, गोरा है, मेल है, फीमेल है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट द वोटिंग एज वाज 21 ईयर, लेटर इट वाज रिड्यूस टू 18 ईयर। दोस्तों, सबसे पहले मतलब बहुत वक्त हो चुका है इंडिपेंडेंस, उसके पहले और उसके बाद थोड़े देर उधर होता क्या था, अगर हम 21 ईयर और अबो 21 के तो ही हम वोट कर सकते थे। दोस्तों, इसमें होता था क्या था, 21 मतलब थोड़े बड़े इंसान ही वोट कर सकते। तो उन्होंने बाद में किया क्या दोस्तों, उस 21 दे रिड्यूस द 21 टू 18, मतलब उन्होंने 21 से 18 ईयर
का वोटिंग एज कर दिया। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यंगस्टर टू टेक पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। दोस्तों अब 18 का किया तो इसमें तो कुछ फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इसका फायदा ऐसा था कि जो यंगस्टर थे उनको पार्टी, अब 21 टू 18 मतलब 3 साल, दोस्तों 18 से 21 साल में बहुत लाखों बच्चे रहते और वो यंग ब्लड मतलब यंग रहते, उनको दोस्तों वोटिंग की मतलब ये मिली जिम्मेदारी। और हमारे जो यंग जनरेशन है उनको पॉलिटिक्स में पार्ट लेने की जिम्मेदारी मिली। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है दिस मेक द इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दोस्तों राइट टू वोट में आपको 4 पॉइंट लिखने। पहला है कि द पर्सन हु इज नॉट लेस देन 18 years हैज राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, वेल्थ एंड सो। सेकेंड, लेटर द फर्स्ट द voting age was 21 years, later it was reduced to 18 year. Third है this give an opportunity to youngster to take participate in election. Third है this make the India largest democracy in the world. तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट टू वोट कंसेप्ट हो जाता है फिनिश। दोस्तों मैं आपको सब कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझाने वाला हूँ, आप ध्यान दें। दोस्तों हमारा दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों अब हमारा यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूं, वो है दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों मैं आपको इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब बता दूं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब हम इंडिया मतलब बिगेस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो दोस्तों इसमें बहुत से रूल है, बहुत से कायदे बहुत कायदे बना चुके हैं, बहुत लाए हैं, मतलब बहुत इम्प्लीमेंट किए। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एकदम सिंपल एग्जांपल बता दूं। अब फॉर एग्जांपल मतलब महाराष्ट्र में ऐसा रूल आया है कि अगर कोई लड़की पे रेप हो जाता है तो वो जो इंसान है रेप करने वाला, उस पे 1 महीने के अंदर उसको सजा दी जाएगी। ये बहुत अच्छा लॉ है। तो दोस्तों ये लॉ पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया, फिर वो इंप्लीमेंट हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में इसको लाया गया। तो दोस्तों इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हमें किसी भी टाइम कौन से भी लॉ की गरज पड़ सकती है। मतलब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लॉ चेंज करते रहे, क्योंकि लॉ मेकिंग की भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे उसको लोकसभा राज्यसभा में पास करना होता है, फिर उसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की सिग्नेचर रखती है, इसको भी बहुत मतलब उसका भी बहुत प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों कुछ अच्छा काम करने के लिए देरी नहीं होती। मतलब अगर हम अच्छा लॉ लाते हैं तो उसको मेजोरिटी तो अपने आप मिलनी ही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि कौन सा लॉ नहीं है और उसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत नीड है, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका और भी एक टाइप है दोस्तों, वो है अगर कौन से लॉ पहले का ही है और इसमें हमको कुछ चेंज करना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लॉ है, मैंने आपको अब एग्जांपल दिया, हमको उसमें चेंज करना होगा कुछ, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोस्तों ये जो इसका मतलब फाइनली ये होता है कि हम लॉ बना सकते हैं, लॉ चेंज कर सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो, नहीं तो ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे लॉ चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों ये मैंने आपका क्लियर किया सेकेंड कॉन्सेप्ट। दोस्तों थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों अब राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों RTI 2005 इंडियन लेजिस्लेशन मेक्स दिस लॉ इन 2005। दोस्तों जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट बताया राइट टू वोट, अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन RTI मतलब क्या। दोस्तों RTI से हमें बहुत फायदा होता है। कैसे, हम जो कॉमन पीपल्स गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि
ये हमारे इलाके में इतना काम था, तो आपका बजट क्या है, आपने कितना काम किया, हमें मतलब उसका कैलकुलेशन दो, आपने क्या किया। नहीं तो अब क्या होता है, बहुत से लोग मतलब अंदर ही अंदर खा जाते हैं बहुत पैसे। तो ऐसे ना होने के लिए आरटीआई, मतलब हम किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए आरटीआई एक्ट को लाया गया 2005 में। उसका पहला ऑब्जेक्टिव था दिस गिव अ सिटीजन टू इन्फॉर्म अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा था दिस ब्रिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ये सेकेंड था दोस्तों। थर्ड था इसमें कि करप्शन बंद हो और टू कंटेन करप्शन। और फोर्थ इसका था टू इन्फॉर्म द government working to people. This bring a more transparency in working of government for peoples। दोस्तों इसके 4 पॉइंट्स थे, मतलब कुछ हम उनको पूछ सकते कि आपने क्या काम किया, आपका कैलकुलेशन किया, आपने कितना काम किया। और दूसरा इसमें था कि ये दिस ब्रिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको रोज के रोज घर पे अगर कोई पूछे अब क्या पढ़ाई की, आज क्या देने वाला है, मतलब आज कितना पढ़ा, तो हमारे में एक मतलब धाक सा क्रिएट हो जाता है कि अरे बाप आज क्या बताऊँ क्या नहीं, और हम सीधे से काम करने लग जाते हैं। उसका मतलब यही, इसका ही मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005। दोस्तों इस तरह से हमारा हो जाता है तीसरा जो है, हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है, वो है हमारा आरटीआई। दोस्तों इस तरह से हमारा जो डेमोक्रेसी का जो पार्ट है वो हो जाता है। अब हमारा सेकेंड है दोस्तों सोशल जस्टिस। दोस्तों अब सोशल जस्टिस मतलब क्या, मैं आपको पहले जो रिव्यू है दोस्तों सोशल जस्टिस का, मतलब इतना और इतना, ये सबसे पहले आपको बता दो सोशल जस्टिस मतलब क्या। दोस्तों सोशल जस्टिस में भी बहुत से पार्ट्स हैं, मतलब सोशल ये ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको आरक्षण, हम रिजर्वेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो मिलना। दूसरा मतलब जो लेडीज है, वुमन के साथ कुछ गलत ना होना, उसके लिए उसकी सिक्योरिटी हैज इक्वल राइट इन फादर प्रॉपर्टी एंड हस्बैंड प्रॉपर्टी, मतलब उनको सुरक्षा और रिजर्वेशन, इसको हम बोल सकते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। दोस्तों ये मैंने ऊपर ऊपर आपको सिर्फ एग्जांपल बता दिया, अब आपको आगे अच्छे से समझेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहले पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। दोस्तों पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट मतलब होता क्या है दोस्तों, ये बहुत छोटा टॉपिक से है तो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट मतलब सम सोसाइटी ऑफ इंडिया वेर डिप्रेस बाय सोशल कास्ट एंड सोशल ट्राइब। मतलब दोस्तों हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे जिनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, वैसे आदिवासी विभाग हो गया, मतलब बहुत, मैं इसे पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे हैं उनको एजुकेशन उनको उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक अमीर लड़का है, दूसरा गरीब लड़का है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है। और ये जो है दोस्तों दूसरा लड़का, ये मतलब पूर्वल ट्राइबल एरिया में रहता है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट अमीर लड़का है इसको सब फैसिलिटी है, मतलब इसके पापा भी अमीर है, इसका घर वगैरह क्लास है सब है इसके पास, तो ये 80% इजीली ला सकता है, 80% इजीली ला सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो सेकेंड स्टूडेंट है इसको 80% रीच करना मतलब बहुत बहुत मेहनत करना है। इतनी मेहनत उससे अगर हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। क्योंकि दोस्तों इसके पास ना ट्यूशन से, ना स्कूल में अच्छे जा सकते हैं, ना इनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि इनको अगर 45% मिलते हैं तो इनको इनके साथ इंटरेक्ट किया जाए, मतलब इनके 2 सीट्स तो इनके 3 सीट्स। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, तो अच्छे बच्चे मतलब अमीर घर के लड़के आगे चले जाएंगे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से वो पीछे रह जाएंगे, इसलिए उनको रिजर्वेशन ऑफ सीट दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है पहला टॉपिक क्लियर। दूसरा टॉपिक है दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स मतलब होता क्या है, इधर मेन फोकस क्या है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। दोस्तों अब पहले होता क्या था, बहुत
पहले की बात है, मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे मतलब मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको समझ है। एट्रोसिटी एक्ट मतलब होता क्या है दोस्तों, पहले होता ऐसा था कि अगर कोई मतलब शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज मतलब अगर कोई निचले कास्ट का इंसान अगर अमीर कास्ट के पास गया कुछ मांगने के लिए, तो बोलते थे नहीं नहीं, तू तू बहुत निचले कास्ट का लड़का है, तू हमारे साथ मैच नहीं हो सकता। तो अगर उसने पानी मांगा तो पानी कैसे देते थे, ऊपर से ये पानी डालेगा ग्लास से और वो नीचे हाथ हाथ ऐसा करके पिएगा। मतलब इतना भेदभाव होता था दोस्तों पहले। तो दोस्तों अभी वो भेदभाव ना हो इसलिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया है। मतलब दोस्तों अगर आपने अभी मतलब आज आज अगर आपने ऐसा किया और अगर उस लड़के ने आपकी कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में, तो आपको बिना किसी ये के आपको घर से उठा के पुलिस स्टेशन में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। इसलिए दोस्तों शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के मतलब ये कास्ट बचाने के लिए और हम बोल सकते हैं उनको कुछ ना होने के लिए, उनको निचला दर्जा ना देने के लिए ये लॉ लाया गया है। दोस्तों अब ये हमारा जाता है सेकेंड टॉपिक क्लियर। अब हमारा थर्ड है दोस्तों प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। दोस्तों इंडियन सोसाइटी जो है वो डिप्रीज बाय एजुकेशन फैसिलिटीज है। दोस्तों हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ ओबीसी, ओपन, एसटी, एसटी, एससी, एसटी, वीजेएनटी, मतलब ऐसे बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो माइनॉरिटीज वाले होते हैं दोस्तों, इनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, बहुत अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, और इनको जो है वो बहुत एजुकेशन फैसिलिटी एकदम अच्छी मिलती है। तो दोस्तों ये इनके पास ऐसे पोष नहीं सकते क्योंकि इनके पास एजुकेशन फैसिलिटी कम है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट होती है, इनकी मेरिट लिस्ट कम होती है और इनकी मेरिट लिस्ट ज़्यादा है। मतलब इनको अगर 90 गिरे तो इनका नंबर लगेगा, और इनको अगर 40 से 50 मिल गए तो इनका नंबर इजीली लग जाएगा, क्योंकि इनके पास जो फैसिलिटी है वो इनके पास नहीं है। इसलिए प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज की सीट एजुकेशन में रिजर्वेशन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखेंगे तो 10 सीट्स अगर हुए तो 6 सीट्स ओपन ओबीसी के रहते हैं और जो 4 सीट्स है वो माइनॉरिटीज को रहते हैं। दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू माइनॉरिटीज टू कम एंड एजुकेट एंड कम इन front of society and prove that this you will educate। दोस्तों इसलिए प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मतलब कुछ इतना समझ में जाने वाला जैसा नहीं, आपको बहुत बेसिक है, आपको पहले से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, लॉ रिलेटिंग टू वुमन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये जो है दोस्तों ये इतना है और ये इतना है दोस्तों। मैं आपको ये ऐसा शॉर्ट में नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा क्योंकि इसके एग्जाम में चांस आने के चांस बहुत रहते हैं। लॉ रिलेटिंग टू वुमन प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। चलो दोस्तों पढ़ते और आपको अच्छे से समझाते। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स efforts were made for empowering women, taking into consideration the powers of women. Powers of women. Several policy has been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunity for the development। दोस्तों पहले बहुत बार प्रयास हो चुके हैं कि वुमन को मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं मायके में घर पे वगैरह उनको निकाला जाए और वुमन को भी एजुकेशन फील्ड में लाया जाए। मतलब होता क्या था दोस्तों, अगर एक बच्चा रहता है और एक लड़के रहते हैं तो दोस्तों लड़के को सब फैसिलिटी होती है कि उसको एजुकेशन मिलता है, और लड़की को पहले होता क्या था कि सिर्फ घर के काम और शादी बस दोस्तों। तो ऐसा ये बहुत गलत बात है क्योंकि अगर वुमन पीछे रह जाएंगे मेन आगे रहेंगे, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन इन मेन्स एंड वुमन है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत प्रयास हुए और पहले प्रयास मतलब इतने सफल नहीं हुए। तो दोस्तों लेकिन ये प्रयास जो है वो मतलब रुकने का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं अब। द राइट टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोविजन एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल harassment, domestic violence provision act are also important provision which create a favorable environment for
create a favorable environment for protecting the women and securing their environment. दोस्तों मतलब क्या हुआ, अब वुमन को दोस्तों फुल सिक्योरिटी नहीं रहती। मतलब शादी होने के बाद कोई मायके वाले उनको डाउरी के लिए बोलते, कोई कोई सेक्सुअल हरेसमेंट करता है। मतलब दोस्तों ये सब रॉन्ग है। तो दोस्तों वुमन को एक मेन जैसे फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों बहुत से लॉ बना गए, जैसे कि डाउरी प्रोविजन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट। अगर ये एक्ट अगर बन गए दोस्तों, मतलब बन गए, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ पहला एक्ट जो बताया, द राइट हैव इक्वल शेयर इन द फादर प्रॉपर्टी एंड हस्बैंड प्रॉपर्टी। दोस्तों तो दोस्तों मतलब होता क्या था, अगर वुमन को मतलब पूरी सेफ्टी नहीं थी, तो दोस्तों उसके सेफ्टी के लिए ये सब जो है वो लॉ, ये जो लॉ है ये बना गए थे। मतलब अगर वुमन को फादर के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में अगर आधा हिस्सा होगा, तो वुमन पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई मारेगा नहीं, अगर क्योंकि अगर मारा तो आधा हिस्सा चला जाएगा। मतलब ये जो लॉ है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए, वुमन के सेफ्टी के लिए। इसलिए दोस्तों ये जो सब है फॉर सिक्योरिंग द वुमेन इन्वायरमेंट, ये सब लॉ बना गए। तो दोस्तों आगे बढ़ते, इन योर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन हैव inadequate representation in politics and political institutions. Many countries in the world have made effort to increase representation of women. From this preserve changes are taking place in India as well, as the 73rd and 74th amendment of India reserved 33% of seats for women and 50% in Maharashtra. A national commission of women has been established. Similar commission also exists at state level. The act of protection of women against domestic violence is an important step to direction of democracy. This act underlines the need to protect the dignity and self-esteem to women. This act rejected traditional form of domination and authoritarian and expanded the scope of India democracy to make excellent true sense. दोस्तों इसका मतलब होता क्या है, वुमन जो है, ये जो पूरा 2 पैराग्राफ है, इसका मतलब मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। ये जो 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े, इसका मतलब आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर दोस्तों वुमन को बहुत सारी सेफ्टी चाहिए, तो वुमन रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हमारे पॉलिटिक्स है उसमें वुमन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमन रहे तो वुमन के फेवर में लॉ बनेंगे, नहीं तो वुमन पे ध्यान वगैरह कोई इतना देगा नहीं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू 73 एंड 74 अमेंडमेंट, 33% जो सीट्स है दोस्तों वो वुमन के चाहिए ही चाहिए। अगर 33 से एक भी कम हुआ तो वहाँ पे मतलब ये हो नहीं पाएगा, मतलब उधर कोई सीट्स रह नहीं सकती और उसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कम हो जाए, और उधर पॉलिटिक्स मतलब होगी नहीं, इलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 33% रिजर्व होता है। 33 के ऊपर अगर रहा तो अच्छा है और वो चलता है। दोस्तों महाराष्ट्र प्लस और स्टेट्स में 50% सीट जो है दोस्तों और रिजर्वेशन की है। मतलब 50% अगर इंसान खड़े हो सकते हैं, इंसान मतलब मेंस, तो 50% वुमन खड़ी हो सकती है। इसका बेनिफिट्स ये होता है, दिस गेव अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्टिसिपेट ऑफ वुमन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड क्रिएट देम अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। दोस्तों मैंने इतना बहुत समझा आपको वुमन का मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे दो पार्ट्स जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं थर्ड और फोर्थ जो है वो मैं आपको एकदम इजीली बता दूंगा। दोस्तों थर्ड है हमारा रोल ऑफ जुडिशियरी, उसका दोस्तों द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमारा जो इसमें का फर्स्ट है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको ये क्या बताता है मैं आपको इसको इजीली समझा दूंगा। दोस्तों अब हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल उसको 1947 के बाद में जब बनाया गया हो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब के प्रॉब्लम और अभी के प्रॉब्लम मतलब एकदम अलग है। तब अलग प्रॉब्लम थे, अभी अलग प्रॉब्लम थे।
तो कुछ अगर बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो हम वही फॉलो करें क्या, हम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा कुछ अच्छे के लिए हम बदल नहीं सकते। तो दोस्तों उस अच्छे के लिए बदलने के लिए इसे द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है। मतलब क्या दोस्तों, अगर आप मतलब ऐसे हर कोई एक्ट बदल नहीं सकता दोस्तों, उसके लिए मेजोरिटी मैंने आपको बताया वो लगती है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको कौन से लॉ में चेंज लाना होगा तो आप इस पावर का यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग condition of parliament and power to make those changes in the constitution but time specific limitation of power। मतलब फॉर एग्जांपल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, पहले अगर लिखा था उसके लिए 3 साल की सजा है, सिर्फ सजा, और अगर वो इसेंशियल हो गया मतलब वो बहुत बढ़ रहा है तो हम उसके बाद उसमें चेंज ला सकते हैं कि अभी डायरेक्टली उसके लिए फांसी की सजा है, सजा नहीं डायरेक्टली फांसी की सजा। मतलब ये चेंज हमने अच्छे के लिए लाया ना, तो ये नेसेसरी था, तो इसको बोलते हैं बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम चेंज ला सकते हैं लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं होती, लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी चेंज ला सकते। तो ये होता है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। दोस्तों अब हमारा अगला और लास्ट जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। दोस्तों ये टॉपिक में मतलब ये टॉपिक जो है दोस्तों ये बहुत इजी है, आपको इसमें मतलब कुछ इसका जो मतलब सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों वो है राइट्स। दोस्तों राइट्स मतलब क्या, हमारी ह्यूमन राइट्स। दोस्तों हमें राइट्स क्या है, मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज योर राइट्स, आपको ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है तो आप बोल सकते हैं आई हैव द राइट टू गिव अ स्पीच। मतलब मैं किधर भी कुछ भी स्पीच दे सकता हूँ। आई हैव राइट टू काउट द मतलब हम जो ये करते हैं मोर्चा मूवमेंट, आई हैव राइट टू टेक आउट दैट मूवमेंट। मतलब आपको बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत सारे, अगर ह्यूमन राइट्स ही नहीं हुए तो हमें कोई मतलब पूछेगा भी नहीं, हमें डायरेक्ट उठा के लेके जाएगा। इसलिए हमें भी कुछ ह्यूमन राइट्स दे के रखे, वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। मैं दोस्तों पढ़ता हूँ, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सिटीजन बाय फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेक मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ judiciary. Some of these important subject on which court has given judgment include right of children, protection of human। हाँ दोस्तों ऐसे जो मेन है उसमें कुछ दे के रखा है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट्स ने जजमेंट दिया है, फर्स्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों चिल्ड्रन की राइट मतलब पहले क्या होता था, अगर बच्चे हुआ तो ठीक, अगर लड़की हुई तो मतलब एबॉर्शन कर देते थे, नहीं तो बच्चा गिरा देते थे। अब वो आप कर नहीं सकते, वो इलीगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। दोस्तों हमारी ह्यूमन जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कुछ राइट नहीं हुए तो हमारे इस धरती पे आके कुछ फायदा नहीं, हमें कोई भी कभी भी मार के कहाँ पे भी लेके जाके कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमन। दोस्तों वुमन की ऑनर एंड डिग्निटी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश मतलब हमारा कंट्री सबसे बदनाम हो जाएगा। क्योंकि अगर जो कंट्री वुमन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमन ऑनर एंड डिग्निटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें आगे देखें इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइब्स इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज को कुछ ये नहीं कर सकते। अब और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इसी राइट दी है कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। दोस्तों अगर उसने एक भी कंप्लेंट की तो आपको डायरेक्टली उठा के लेके जाएगी। तो दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट लेसन था वो सिर्फ मैं यहाँ पे देखूँ वो सिर्फ 29.4 सेकेंड में कंप्लीट हो चुका है विथ एकदम बेसिक कंसेप्ट सबके। दोस्तों इस लेसन में हमने ये देखा, अब अगले लेसन में हम इसी तरह सब ये देखने वाले हैं, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह सब। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, लव यू गाइस।